मलखाम जी ने खेल में मलखाम महर्षि करके कहा जाते हैं, हम लोग उनको मलखाम महर्षि कहते हैं। वो उसी समर्थ व्यायाम मंदिर के सेक्रेटरी उदय देशपांडे साहब को हाल ही में केंद्र सरकार का पद्मश्री अवार्ड मिला है। मलखाम में उन्होंने 50 साल से ज़्यादा मेरे ख्याल से योगदान दिया है। तो मलखाम खेल का और उनका जो भी योगदान है मलखाम में, इसके लिए भारत सरकार का सर्वोच्च 4था क्रमांक का अवार्ड है पद्मश्री, जो देशपांडे सर को मिला है। और मेरे ख्याल से यह सबसे बड़ा अवार्ड मलखाम खेल में अभी तक जो मिलने वाले जिनको मिला है वो पहले ही देशपांडे सर जी, ऐसा मेरे को लगता है। सबसे पहली प्रतिक्रिया सर आपकी क्या है आपको ये पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद? नहीं, बहुत खुशी तो हुई, लेकिन मुझे ये इत्मीनान के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा पुरस्कार नहीं है। जिन्होंने मलखाम फील्ड में इतने सालों से काम किया है, जैसे कि बालम भट्ट दादा देवधर हैं, जिनको मलखाम के उद्गाते कहते हैं, कि 200-250 साल पहले उन्होंने ये मलखाम विद्या का एक पुनर्गठन किया, मल्लखाम ये नाम उनको दे दिया। और फिर उनको जब पेशवा के साथ में ब्रह्मावर्त में जाना पड़ा तो उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह पर अखाड़े शुरू किए, मलखाम वहाँ शुरू किए। तो उनकी शिष्य परंपरा जो है, उन्होंने भी इसका आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन किया। और जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर के संस्थापक जो राजरत्न प्रोफेसर माणिकराव जी बड़ौदा के हैं, उनके शिष्य मेरे समर्थ व्यायाम मंदिर के जो संस्थापक हैं व्यायाम महर्षि प्रलय काळे गुरु जी, आबा साहेब जोग, यशवंत महाबड़, ये सब उनके गुरु बंधु हैं। या ग्वालियर के अच्युत यशवंत साठे हैं, भोपाल के शंकर कृष्ण मोघे हैं, तमिलनाडु के उलगा दुराई हैं, हमारे अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है जिसमें हरिहरराव देशपांडे है, प्रभाकर पंत वैद्य हैं, और पुणे के महाराष्ट्र मंडल के संस्थापक शिवराम पंत दामले हैं। ये मुंबई शारीरिक शिक्षण मंडल के बाबूराव शेट्टे हैं, हरिभाऊ दामले हैं, या सोशम प्रभु हैं। इन सभी लोगों ने अपना पूरा योगदान मलखाम के लिए या भारतीय व्यायाम विद्या के लिए दिया था। तो हम जैसे कहते हैं कि 4 रोटी खाने के बाद मेरा पेट भर गया, वो काम चौथी रोटी का नहीं होता है, पहले जो 3 रोटी खाई उसका भी वो काम होता है। वैसे इतने लोगों ने इतने साल में ये जो काम किया, इसका ही नतीजा है कि आज मलखाम को ये सर्वोच्च एक पुरस्कार जो है पद्मश्री, ये मिल गया है। मुंबई में भी यशवंतराव गोले हैं या जाल पावड़ीवाला सर हैं, ये मेरे आदर्श हैं कि जिन्होंने सालों साल लगन से किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना अपने अपने काम में बहुत काम किया है। और मुझे व्यायामशाला में काले गुरुजी, उनके बाद सम पुड़ेकर जी थे, या सोपारकर सर थे, कीर्तिकर सर थे, रोहिदास ठाकुर थे, सुधाकर देखणे सर थे। मैं जब मलखाम शुरू किया तो मेरे साथ साथ में जो दीपक वैद्य, गोपाल सुकटनकर, जयन सुकटनकर, श्रीकांत काले, जयन गद्रे, ये लोग थे। और अभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें दत्ताराम दुदम हैं, मंगेश इंगड़े हैं, दीपक सुर्वे हैं, श्रेयस मस्कर हैं, या नीता ताटके, जाई नेवलेकर, शुभदा अत्रे, संजीवनी पूर्णपात्रे, वर्षा उपाध्याय, फुलवा बर्वे, ये सभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी इस फील्ड में जो कार्यरत हैं, इन्होंने कुछ अलग एक मलखाम को एक परिणाम दिया है। आज जो मुझे पुरस्कार मिला है वो सब इन्हीं की बदौलत मिला है। आपको अभी पुरस्कार तो मिल चुका है, तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? मैं एक कथा सुनाऊंगा। एक पानी के तालाब में एक लड़का गिरा था, कोई उसको बचाने के लिए नीचे कूदी मारने के लिए तैयार नहीं था। एक युवक ने उनको बाहर निकाला उस बच्चे को, तो सभी ने उसका अभिनंदन किया। तो उसने पहला सवाल पूछा, मुझे अंदर ढकला किसने? वो पूछ रहा था। तो मैं इस फील्ड में कैसे आ गया? तो मेरे माँ, मेरे पिताजी, इन्होंने मुझे, मैं जब 2-2.5 साल का था तब मुझे समर्थ व्यायाम मंदिर में दाखिल किया, और तब से काले गुरुजी के पास मैंने सीखना शुरू किया। उस समय कुछ समझता नहीं था, कुछ डिसाइड नहीं किया था हमें ये करना है वो करना है, लेकिन लगन एक पैदा हो गई। वो एक जैसे व्यसन के साथ था। बाद में हम माहिम में रहने के लिए आए तो मैं लोकमान्य विद्या मंदिर में था,
तो सुबह 7 बजे का स्कूल था, लेकिन सुबह 5:30 से 6:30 व्यायामशाला में जाकर मलखाम करना है। घर आकर नहा धो के 7 बजे पहली बेल के अंदर शाला पहुंचना है। उसके बाद रिया कॉलेज में था, तो रिया कॉलेज भी सुबह प्रैक्टिकल्स होते थे, तो व्यायामशाला सुबह जाकर फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल को जाना है। फिर घर आके खाना खा के लेक्चर्स को जाना है, शाम को वापस व्यायामशाला आना है। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गया और नौकरी को लगा, उस समय भी यही हाल था कि सुबह व्यायामशाला, उसके बाद नौकरी को जाना है, बाद में वापस शाम को व्यायामशाला आना है, रात को घर जाना है। मेरी शादी के दिन भी सुबह में पहले व्यायामशाला गया था, प्रैक्टिस किया और बाद में शादी के लिए गया। तो आज भी मैं 71 ईयर्स का हूँ, फिर भी मैं सुबह व्यायामशाला 4:30 बजे पहुँचता हूँ। 4:30 से 5:30 मेरे खुद के एक्सरसाइज होते हैं और बाद में फिर रात को 9:30 बजे तक मैं व्यायामशाला ही रहता हूँ। जितने भी लोग आते हैं उनको सिखाना, मलखम के बारे में रुचि पैदा करना। जहाँ मैं शुरुआत की उस समय सिर्फ 2-3 लड़के व्यायामशाला में मलखम करते थे, आज 200 से ज़्यादा लड़के हैं जो व्यायामशाला में मलखम करते हैं। जैसे समर्थ व्यायाम मंदिर है, वैसे 2-3 संस्थाएँ थी, लेकिन अभी मुंबई और मुंबई सबअर्बन में कम से कम 200-250 संस्थाएँ हैं जहाँ पर मलखम सिखाया जाता है। फिर मुंबई जैसे सातारा, सांगली, पुणे, एक 3-4 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ मलखम चलता था। आज मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहाँ कोचिंग कैंप्स लिए, डेमोन्स्ट्रेशन किए, लोगों को इकट्ठा किया, फिर मलखम की एसोसिएशन फॉर्म की, उसका रजिस्ट्रेशन किया। आज पूरे महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मलखम एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड है और राज्य मलखम संगठन को एफिलिएटेड है। वैसे ही फिर महाराष्ट्र के बाहर भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 4 ही स्टेट थे, आज 33 स्टेट्स हैं जहाँ पर रजिस्टर्ड मलखम एसोसिएशन है, एफिलिएटेड टू मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो 97 से मैंने भारत के बाहर जाना शुरू किया, जापान, फ्रांस, अमेरिका। आज मैं 52 देशों में जा चुका हूँ जहाँ मैंने मलखम की शुरुआत की है। जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ बहुत लोग गए हैं, लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, लेकिन वहाँ के लोगों को सिखाने का काम मैंने इतने सालों में किया है। जैसे जर्मनी में हर साल 50-50 बच्चों के 2 शिविर लगते हैं, यानी एक साल में 100 जर्मन बच्चे मलखम सीखते हैं। तो अभी 16 साल में 1600 जर्मन बच्चों को मैंने मलखम सिखाया है। ऐसे ही मलखम को सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता लेना, वो कहते थे मलखम तो क्या दंड बैठक जैसे एक व्यायाम है, उसको खेल कैसे कह सकते हैं। तो हमने उनको दिखाया कि हमने मलखम की रूल बुक की है, मलखम को कंपटीशन का इवैल्यूएशन कैसे करना है उसकी एक नियम पुस्तिका बनाई है। और हम इतने सालों में भारत के इतने स्टेट्स में हमने मलखम की नेशनल चैम्पियनशिप ली है। तो मुकुल वासनिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने तुरंत अपने पीए को बुला लिया और उन्होंने बताया कि Malkham Federation of India, headed by Uday Deshpande, has been recognized by this Department of Sports and Youth Services. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी उसको मान्यता दी और रेलवे मंत्रालय, सुरेश कलमाड़ी जी उसके मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने मलखम को रेलवे कंसेशन चालू किया। यानी मोहन रावले जो मुंबई सेंट्रल मुंबई के एमपी थे, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई यूनिवर्सिटी में जिम्नास्टिक मलखम की टीम को ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी कंपटीशन में भेजने के लिए, मलखम खिलाड़ियों को, खो खो खिलाड़ियों को नौकरी दिलवाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और आज मैं इत्मीनान के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब से पंतप्रधान बने हैं, उन्होंने मलखम को एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट की हैसियत से, कलरीपयट्टू है, योगा है, इन सबको बहुत अच्छा एक मापदंड दिया है कि जिसमें खेलो इंडिया में उनको सम्मिलित किया है। मलखम के नेशनल चैम्पियनशिप में जो विनर्स हैं उनको हर महीना 10,000 रुपया, साल का 1,20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। और पूरे भारत में 100 से ज़्यादा मलखम सेंटर्स तैयार करने के लिए 5 लाख का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ग्रांट उनको देते हैं, कोचेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो मेरा निश्चित ये दावा है कि आगे आने वाले कुछ सालों में मलखम में और बढ़ोतरी होगी, मलखम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन होगा। और जब से मुझे पद्मश्री मिला है तब से मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ है और कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम देने वाला ये दुनिया में एकमात्र प्रकार है। हम जब जिम में जाते हैं तो काफ मसल्स के लिए अलग मशीन होते हैं, थाइस के लिए अलग मशीन होते हैं, बैक मसल्स के लिए अलग मशीन्स होते हैं, या आर्म बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए अलग मशीन होते हैं। यहाँ सिर्फ एक लकड़ी या एक रस्सी होती है, उसके ऊपर हाथों की उंगलियों से लेकर पैरों की उंगलियों तक शरीर के हर एक हिस्से को
बाह्य मांसपेशियाँ नहीं बल्कि अंतर्गत जो पचन संस्था, श्वसन संस्था, हृदय विसरण संस्था, इनको भी बड़ा अच्छा व्यायाम मिलता है। एक डिसीज़ रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का हमारा फ़र्ज़ है। एक समर्थ भारत, सशक्त भारत के लिए ये बहुत आवश्यक है। एंड मलखम्ब इज़ ऑल्सो नोन एज मदर डिसिप्लिन। जो मलखम्ब अच्छा सीखता है वो बाकी कोई भी खेल आसानी से खेल सकता है। बाकी सभी खेल तो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, ये एक ही खेल ऐसा है जो ज़मीन के ऊपर 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 10 फुट ऊपर होता है। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो अभी हमारा फ़र्ज़ है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचाना चाहिए। आपको मलखम्ब में रुचि कैसी पैदा हुई? क्योंकि शुरू के दिनों में आप जो व्यायामशाला में ज्वाइंट किए तो आप अच्छे एथलीट रह चुके हैं, बास्केटबॉल खेलते थे, जिम्नास्ट रह चुके हैं आप, तो मलखम्ब में कैसी रुचि पैदा हुई? एक तो बचपन से मैं मलखम्ब करता था, इसके लिए बाकी सभी खेल मैं आसानी से खेल सका। मैं खो खो में यूनिवर्सिटी प्लेयर था, वॉलीबॉल में बॉम्बे यूनिवर्सिटी का कैप्टन था, मैंने वाटर पोलो, डाइविंग ये भी किया है और बास्केटबॉल किया है। लेकिन मुझे ऐसे ये अनुभव हुआ कि यदि मैंने मलखम्ब किया तो मुझे बाकी खेल आसानी से मैं खेल पाया। तो इसका मतलब मलखम्ब को ज़्यादा बढ़ावा देना ये अपना फ़र्ज़ है। और लोग मुझे बोलते थे, मैं जिम्नास्टिक्स में इंटरनेशनल रेफरी रह चुका हूँ, नेशनल रेफरी रह चुका हूँ, तो मैं मलखम्ब के से ज़्यादा जिम्नास्टिक पर कंसंट्रेट करूँ, क्योंकि जिम्नास्टिक इंटरनेशनल गेम है। मेरे बच्चे फिर स्टूडेंट जो हैं वो इंटरनेशनल तक पहुँच जाएंगे। मैंने कहा जो खेल पहले से इंटरनेशनल है उसको बढ़ावा देने से अच्छा है कि जो हमारी बुनियादी एक खेल है, जो पारंपरिक खेल है, उसको हम ओलंपिक तक ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। और मैंने मलखम्ब पे ज़्यादा ध्यान दिया। कोई भी छोटा छोटा फंक्शन हो, एक सत्यनारायण पूजा हो, कॉलेज का गैदरिंग हो या स्कूल का स्पोर्ट्स डे हो, वहाँ जाकर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जब जिम्नास्टिक की चैम्पियनशिप्स होती थी तो मैं उसके साथ मलखम्ब का भी डेमोन्स्ट्रेशन देता था। उसकी वजह से मैंने ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में लड़कियों का रोप मलखम्ब शुरू किया। और फिर एक लोगों में रुचि पैदा हो गई कि ये दिखने में भी अच्छा है, करने में भी अच्छा है, सेहतमंद है, फ़ायदेमंद है ज़्यादा। तो इसके बारे में रुचि पैदा हो गई। तो यही करने की ज़रूरत है। जब खुद को एहसास होगा, आप उस पर यकीन करेंगे, तो ये फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का। तो मैंने फिर इसको बढ़ावा देने की कोशिश की। एक अच्छा मलखम्ब खिलाड़ी बनने के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक है? सबसे मलखम्ब में बहुत सारे डिफ़िकल्ट स्टंट्स होते हैं, जैसे ऊपर खड़े रह के कूदना है, फ्रंट समरसॉल्ट करना है, या दौड़ के आते आते फ्रंट समरसॉल्ट करके मलखम्ब को कैच करना है, या मलखम्ब पे खड़े रह के मलखम्ब को कैच करना है। लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट ये है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस, ये सबसे डिफ़िकल्ट है। जो ये करेगा उसको बाकी सभी खेल आसानी से वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो रेगुलरिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दत्ताराम दुदम, जिन्हें हम मलखम्ब सम्राट कहते थे, उनकी विशेषताओं के बारे में आप क्या बताएंगे? दत्ताराम दुदम भी एक मलखम्ब का अच्छा खिलाड़ी था, किंग ऑफ मलखम्ब करके जाना जाता था। तो वो भी समर्थ व्यायाम मंदिर के जो गार्डनर थे, जो झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना, उनको हेल्प करने के लिए उन्हें गांव से इनको बुला लिया था। तो व्यायामशाला बंद होने के बाद एक जगह हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी और वो मलखम्ब को देखते हुए हाथ में झाड़ू लेके देखते बैठते थे। तो हमने पूछा उनको, क्या आप सीखना चाहोगे? तो उन्होंने हाँ कह दिया। तो हमने उनको सीखना शुरू किया। तो 11 साल की उम्र में उन्होंने मलखम्ब को सीखना शुरू किया और 1 साल में वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट मलखम्ब चैम्पियन बन गए। और उसके बाद लगातार 11 साल वो मलखम्ब के डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन थे, 8 साल स्टेट चैम्पियन थे। और 1976 में उन्होंने ऑल इंडिया मलखम्ब की नेशनल चैम्पियनशिप अगरतला में हुई थी, त्रिपुरा में, उसमें उन्होंने फर्स्ट नेशनल गोल्ड मेडल जीत लिया था। और उसी समय उनको संदीप पाटिल क्रीड़ा शिष्यवृत्ति जो शिवाजी पार्क जिमखाना ने शुरू की, ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस स्कॉलरशिप, और उनको फिर छत्रपति पुरस्कार भी मिल गया। तो समर्थ व्यायाम मंदिर के पहले छत्रपति पुरस्कार विजेता हुए हैं। मैं उनको कहता था मैं सुबह 5:30 बजे व्यायामशाला आऊँगा तो आप उसमें तैयार होना चाहिए। तो वो जांघिया पहन के मलखम्ब के पास खड़े रहते थे, मैं सिखाने के लिए उनको आता था। और उसके बाद 3 घंटा प्रैक्टिस होती थी। फिर वो बाहर जाकर कुछ काम धाम करते थे, फिर घर आकर डायरेक्ट स्कूल में जाना है। स्कूल से जब 1 बजे आते थे रिसेस में, तो उनको कुछ खाना मिलता था, दाल चावल,
और वो खाना के वापस स्कूल में जाना है, शाम को आके वापस व्यायामशाला में प्रैक्टिस करना है। फिर व्यायामशाला ख़त्म होने के बाद मैं उनका प्रैक्टिस लेता था। उसके बाद कुछ काम करने के लिए बाहर जाना है और घर आकर रात को 9:30-10 बजे खाना खाना है। इतना हार्डशिप उन्होंने किया, एक दिन की भी छुट्टी ली नहीं। कम से कम सुबह 5:30 बजे से रात को 9:30-10 बजे तक वो बिज़ी रहते थे, लेकिन उन्होंने इतना मलखम्ब के ऊपर मास्टरी की। आज भी सब लोग ये कहते हैं कि अच्छा मलखम्ब देखने से हमें दत्तात्रेय की याद आती है, उसके जैसा करने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये एक में वो अद्वितीय है। एक हमने मलखम्ब का दौरा किया था, तो उस समय जिन्होंने उनको देखा था उन्होंने ये कहा था उनके बारे में कि भगवान ने बहुत सारे लोगों को जन्म दिया होगा, लेकिन ये खिलाड़ी उन्होंने कैसे पैदा किया ये किसको भी नहीं समझता। इतना अच्छा खिलाड़ी कभी हुआ नहीं, और मोस्ट डेडिकेटेड, मोर इन्वॉल्व, और बाकी सब चीज़ों को यानी पढ़ाई किया उसने, फिर उसने एसएससी अच्छे ढंग से पास किया। उसको नौकरी नहीं थी, तो नौकरी के लिए भी अलग अलग जगह पे उनके लिए कोशिश किया। ऋग्वेद साहब पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने पुलिस में उनको भर्ती होने के लिए कुछ कोशिश की, लेकिन उनकी हाइट थोड़ी कम थी, इसके लिए उनकी फ़ाइल क्लियर नहीं होगी। गोरा खैरनार थे जो मुंबई के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने भी कोशिश थी, तो कुछ साल उनको नौकरी भी दिया। लेकिन बाद में दिल्ली में एक रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर एक मैगज़ीन में दत्तात्रेय के बारे में आर्टिकल आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। उसको पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि इसको बुला लीजिए, और उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया और उसको रेलवे में जूनियर क्लर्क करके नौकरी दी। तो उससे उनका पूरा ज़िंदगी बदल गया। फिर शंकरराव चौहान जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5% में से उनको एक घर दे दिया, बोरीवली में रहते थे। तो हार्डली 22-23 साल में उनको मलखम्ब की वजह से नौकरी मिल गई, घर मिल गया। फिर बहुत साल उन्होंने मलखम्ब की सेवा की। मुंबई उपनगर में कम से कम 100 सेंटर्स उन्होंने शुरू किए, जहाँ पर बिल्कुल मलखम्ब नहीं था। वहाँ जाकर मलखम्ब के खिलाड़ी तैयार किए, प्रशिक्षक तैयार किए। लेकिन कोरोना की फर्स्ट वेव में उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने तैयार किए हुए खिलाड़ी आज भी मलखम्ब में अपना काम कर रहे हैं। अभी भारत में तो ये खेल काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। अभी नेशनल में तो 25-30 टीमें आती है, 300-400 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। महाराष्ट्र में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन बाहर इस खेल का क्या पिक्चर है, कैसा प्रचार और प्रसार हुआ? ये हम ये कहते हैं कि हम पुअर सेल्समैन हैं, हमारा मार्केटिंग अच्छा नहीं है। वो ताकत मलखम्ब में है कि जिसकी वजह से मलखम्ब बाकी देशों में भी बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगा। यूएसए हो, जापान हो, चाइना हो। हमने अभी मलखम्ब की 2nd वर्ल्ड चैम्पियनशिप ली थी, भूटान में लेना था, लेकिन हमने वो असम में कर दी क्योंकि भूटान में कोई वीज़ा के प्रॉब्लम्स आ गए। तो चाइना से एक स्कूल ने 52 लोगों का, उनके स्टूडेंट्स का एक लिस्ट हमें भेजा था कि हम चाइना से मलखम्ब देखने के लिए इन सब बच्चों को मुंबई भेजने वाले हैं, असम भेजने वाले हैं, इंडिया में भेजने वाले हैं। लेकिन इंडियन एम्बेसी ने उनको वीज़ा अप्रूव नहीं किया, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन ऐसे इंटरेस्ट बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ में हुआ है। अभी हमने 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप लिया है। 3rd वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए वियतनाम, यूएसए और नेपाल, इन 3 कंट्रीज़ ने हमें एक्सेप्टेंस दिया है कि हम 3rd वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब कि मलखम्ब इज नाउ नोन एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो चंद ही दिनों में इसमें बहुत तरक्की होगी। मध्य प्रदेश ने मलखम्ब को दत्तक लिया है, राज्य खेल करके घोषित किया है। वैसे महाराष्ट्र को भी करना चाहिए। स्कूलों में मलखम्ब सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कम से कम जगह लगती है, कम से कम समय लगता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मलखम्ब में अभी काफ़ी साल से आप काम कर रहे हैं, 50 साल तो हुए आपको। मलखम्ब ने आपको जो भी दिया है, आप सेटिस्फैक्शन है? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आज मैंने देखा कि मेरे काम के कुछ अच्छे नतीजे आ ही रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो लोग मलखम्ब में दिलो जान से जुटे हुए हैं, काम करते हैं, ऐसे लोग बहुत जगह पे फैल रहे हैं। जैसे कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, गोवा में है, गुजरात में है। सभी जगह पर मलखम्ब जो खेले हुए हैं, जिन्होंने मलखम्ब सिखाया है, वो आज मलखम्ब को बढ़ोतरी देने के लिए दिलो जान से काम करते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। उनकी कोई अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मलखम्ब और भी ज़्यादा फलेगा फूलेगा।
इस खेल को और आगे लेके जाने के लिए और ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए, खास करके विदेश में, तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कहना बहुत आसान है कि मलखम्ब को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में चालू करना चाहिए, कॉलेज में चालू करना, लेकिन ये सिखाएगा कौन? तो मलखम्ब के प्रशिक्षक तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोचिंग फॉर द कोचेस ये बहुत जगह पे शुरू होने की ज़रूरत है। हमने मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट की ओर से NS में 6 वीक का ओरिएंटेशन कोर्स मलखम्ब का 1993 में किया था, जो बालेवाड़ी में जब नया नया स्टेडियम खुला था उसमें फर्स्ट मलखम्ब का कोचिंग क्लास हुआ था और 6 वीक्स ओरिएंटेशन कोर्स। वैसे कोर्सेज बहुत जगह पे होने चाहिए। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि भाषा विषय हो या साइंस हो, गणित हो या हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, उसमें यदि टीचर अच्छा नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि बच्चे को मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन यदि मलखम्ब का प्रशिक्षक अच्छा नहीं होगा तो बच्चों को नीचे गिरकर हाथ पैर मोड़ने की, उनको इंजरी होने की संभावना ज़्यादा है। इसके लिए कोचेस अच्छे होने चाहिए, दैट इज़ नंबर 1। सेकेंडली, मलखम्ब के जजेस भी अच्छे होने चाहिए। कंपटीशन जब होगी तो एक फेयर जजिंग, एक इम्पार्शियल जजिंग, एक परफेक्ट जजिंग के लिए जजिंग कोर्सेज होने की ज़रूरत है। तीसरी बात ये भी है कि मलखम्ब पे बहुत संशोधन होना चाहिए। आज हम देख सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में आपको यदि आपके हाथ की ताकत बढ़ानी है, वेट बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है। आपको थाइज़ में डेवलपमेंट करनी है तो कौन से एक्सरसाइज। वैसे मलखम्ब भी एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है टू डेवलप योर प्रोपोर्शनेट बॉडी। तो उसके ऊपर कौन से एक्सरसाइज किए तो कौन से फ़ायदे होंगे। जैसे योगा में है, ये योगासन किए तो आपको ये डिसीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे मलखम्ब के ऊपर भी संशोधन होना चाहिए। और मलखम्ब में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्यूप्रेशर, कि रोप मलखम्ब जब करते हैं तो बॉडी कुछ पार्ट्स में वो मलखम्ब का एक्यूप्रेशर से ज़्यादा संजीवनी मिलते हैं। ऐसे बेसिक एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके, उसके ऊपर ज़्यादा संशोधन करके वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं भाई हमें ये बताया गया, ऐसे हम आपको बताते हैं, लेकिन जब फॉरेन में जाएंगे तो लोग पूछेंगे इसका एविडेंस क्या है, हाउ कैन यू से सो, हाउ कैन यू प्रूव इट। तो जैसे मेरी एक कलीग है डॉक्टर नीता ताटके, इन्होंने 5 साल मलखम्ब पर संशोधन किया, और मलखम्ब नहीं करने वाले और मलखम्ब करने वाले, बाकी खेल खेलने वाले और मलखम्ब करने वाले, इनमें क्या फ़र्क होता है, कौन से पैरामीटर्स उसमें अलग अलग होता है। इससे उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि मलखम्ब करने से ये मापदंड बदल जाते हैं, ये एविडेंसेस हैं। तो ऐसे संशोधन मलखम्ब पे होने की बहुत ज़रूरत है, ताकि मलखम्ब को हम इत्मीनान के साथ कहेंगे दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द होल बॉडी। ये थे मलखम्ब महर्षि उदय देशपांडे, जिन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। SRG स्पोर्ट्स के साथ बातचीत के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, और आने वाले दिनों के लिए भी SRG स्पोर्ट्स की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।